आई एम मानसी दुधागरा एंड ह्यूज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी होम्योपैथी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मेच्योर बेबी के बारे में, जो ऑब्स्टेट्रिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्री मेच्योर बेबी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम प्री मेच्योर बेबी की डेफिनेशंस, कॉजेस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी और मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेच्योर बेबी देखेंगे। प्रीमेच्योर बेबी को हम प्रीटर्म बेबी भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीमेच्योर बेबी? अ बेबी बोर्न बिफोर 37 completed weeks of gestation calculating from first day of last menstrual period is defined as premature or preterm baby। वो बेबी जिसका बोर्न 37 वीक हो उससे पहले, मतलब 9 मंथ के पहले हो जाए, उस टाइप के बेबी को हम प्रीमेच्योर और प्रीटर्म बेबी कह सकते हैं। ये बेबी होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो 50% इसके कॉजेस अननोन है, कि जिसका कॉज हमें नहीं पता कि किस कारण की वजह से जो बेबी है वो 9 मंथ से पहले बोर्न हो गया है। फिर मल्टीफैक्टोरियल, इसके पीछे कोई एक कॉज नहीं छुपा हुआ होता है, इसके पीछे बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। और किस टाइप के कॉज? तो कि हिस्ट्री कुछ ऐसी हो या कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसे प्रेजेंट हो मैटरनल में या फेटल में, तो उसकी वजह से। फिर इट्रोजेनिक और इडियोपैथिक, इस टाइप के जो कॉज है वो 50% चांसेस है कि उसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी का बोर्न हो। बाकी के 50% केसेस में जो बेबी है उसका प्रीमेच्योर होना, उसका कारण हमें नहीं पता। तो हिस्ट्री में अगर कोई मदर की ऐसी हिस्ट्री हो कि वो माल न्यूट्रिशन हो या लो सोशियो इकोनॉमिक हो, तो इसकी वजह से भी प्रीटर्म बेबी हो सकता है। फिर इसके पहले की जो मदर है उसकी हिस्ट्री हो कि उसको इंड्यूस्ड या स्पॉन्टेनियस टाइप का कोई भी अबॉर्शन हुआ हो। फिर जो मदर है उसमें इसके पहले कोई रिप्रोडक्टिव ऐसी टेक्निक का यूज़ किया गया हो, वो भी एक कॉज हो सकता है। फिर जो प्रीटर्म बेबी है वो आए, उसके पहले की जो उसकी मदर की जो डिलीवरी हो वो भी प्रीटर्म हुई हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। फिर अगर मदर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की हैबिट हो या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती हो, तो वो भी एक कॉज हो सकता है प्रीटर्म बेबी बोर्न होने का। और इसके अलावा अगर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, कोई भी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो वो भी एक कॉज हो सकता है। वो भी एक हिस्ट्री अगर पास्ट में हो तो उसका इफेक्ट जब बेबी मतलब बेबी के टाइम पे हो, तो बेबी का बोर्न 9 मंथ से पहले हो सकता है। फिर कॉम्प्लिकेशंस, वो भी एक कॉज है कि डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी वजह से भी प्रीटर्म बेबी का बोर्न होता है। तो उसमें 3 टाइप है, मैटरनल, फेटल और प्लेसेंटल। तो जो मैटरनल है उसमें क्या आएगा? तो कि प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में अगर उसे प्री एक्लेम्शिया, एंटेपार्टम हेमरेज, इस टाइप की कोई भी बीमारियां हो, इस टाइप के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मदर में अगर प्रेजेंट हो तो उसकी इफेक्ट होती है। फिर कोई इन्फेक्शन है या यूट्राइन एनोमिलाइज है, फिर कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ हो या डायबिटीज़ हुआ हो, तो उस केस में इस टाइप की जो मैटरनल कॉज कॉम्प्लिकेशंस है उसकी इफेक्ट बेबी पे होती है। फिर फेटल की बात करें तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाए, फिर कोई भी मल्टीपल प्रेगनेंसी या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हुआ हो, तो उसकी वजह से ये भी एक कॉज हो सकता है प्रीटर्म बेबी बोर्न होने का। फिर प्लेसेंटल की बात करें तो प्लेसेंटल में कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से ये भी एक कॉज हो सकता है कि बेबी का बोर्न प्रीटर्म हो जाए। फिर इट्रोजेनिक कॉज, मतलब उसमें इस टाइप के या मदर को कोई मेडिकल या ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पास्ट में हो और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसकी इफेक्ट बेबी पे हो सकती है, तो वो इट्रोजेनिक कॉज में आएगा। फिर इडियोपैथिक कॉज, तो एनी टाइप ऑफ कॉज अगर प्रेजेंट हो और उसकी वजह से बेबी का बोर्न 37 वीक से पहले हो जाए तो उसे इडियोपैथिक कॉज कहा जा सकता है। और फिर कॉज के बाद हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। अगर इस टाइप का बेबी बोर्न हो गया है, 37 वीक से पहले बेबी का बोर्न हो गया है, तो उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो तो लाइक एस्फाइक्सिया, फिर हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, सेरेब्रल कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, रीनल कॉम्प्लिकेशंस एंड अदर, ये सारे कॉज हो सकते हैं
प्रीमेच्योर बेबी में। तो फर्स्टली एस्फेक्सिया हो सकता है क्योंकि कोई या एनाटॉमिकल या फंक्शनल कोई एबनॉर्मलिटी रह गई हो बेबी में, तो वो एक कारण बन सकता है कि जिसकी वजह से बेबी को श्वास लेने में, ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टीज हो, तो उसे हम एस्फेक्सिया कहते हैं। और कोई मेजर ऑर्गन हो जैसे कि हार्ट, लंग, उसमें कोई डिफ़िकल्टी रह गई है तो उसकी वजह से भी एस्फेक्सिया हो सकता है। फिर हाइपोथर्मिया, मतलब कि बेबी में जो सबक्यूटेनियस फैट है और उसका जो सरफेस एरिया है वो लेस हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी वजह से उसका जो बेबी का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो इस टाइप की कंप्लेन हो सकती है। फिर इन्फेक्शन और सेरेब्रल कॉम्प्लिकेशन, मतलब इन्फेक्शन, कोई अगर बेबी पहले बोर्न हो गया है तो उसकी इम्यूनिटी लो होगी, और जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है तब हम पे कोई भी बैक्टीरिया, वायरल, इसका वो हम पर हावी इजीली हो सकते हैं। तो इस टाइम पे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर सेरेब्रल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हाइपोथर्मिया या हाइपरप्रोथ्रोम्बिपेनिया, जिसकी वजह से हमारे जो बोन्स है उसमें और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उसमें उसकी इफ़ेक्ट होती है। फिर कार्डियक, रीनल और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जो बेबी है उसमें कोई हार्ट के रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टीज से डिफेक्ट रह जाए, मतलब कि हार्ट फेल भी हो सकता है, या डक्टस आर्टिकुलोरेसिस, मतलब कि जो हार्ट है उसमें ही कुछ डिफेक्ट हो जाए, उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें ही डिफेक्ट हो जाए और उसकी वजह से उसमें ब्रीथलेसनेस भी हो सकती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में पल्मोनरी इडीमा, फिर हेमरेज, फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या उसे सफोकेशन हो, उस टाइप की कंडीशन हमें दिखने को मिल सकती है। फिर रीनल की बात करें तो ओलिग्यूरिया हो सकता है या एन्यूरिया, इस टाइप की यूरिया के रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात करें हम अदर कोसिस की, तो अदर कोसिस में उसे बेबी को शॉक हो सकता है, शॉक लग सकता है। फिर हाइपोग्लाइसेमिया, फिर एनीमिया, जॉन्डिस, फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, फिर रेटिनोपैथी हो सकती है। फिर अगर वो लॉन्ग टर्म उसे बेबी को हॉस्पिटल में रखने को हो तो उसकी वजह से भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखने को मिलती है, जैसे कि हैंडीकैप्स हो सकता है, या क्रॉनिक लंग डिसीज कोई हो सकती है, या हियरिंग लॉस और पुअर उसका ग्रोथ हो, इस टाइप के कोज भी हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेच्योर बेबी, अगर प्रीमेच्योर बेबी का बोर्न हुआ है तो उसका ऐसा भी हो सकता है कि बेबी का सडन डेथ हो जाए, इन्फेंट का सडन डेथ हो जाए, तो हमें उसे कैसे प्रिवेंट करना है कि हम उसका डेथ होने से बचा सके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसकी टू टाइप की मैनेजमेंट, टू टाइप की ट्रीटमेंट है कि हम उसका कैसे केयर कर सकते हैं, उसे हम कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं। तो इमीडिएट मैनेजमेंट और इंटेंसिव मैनेजमेंट, तो इमीडिएट मैनेजमेंट में क्या आएगा, तो कि जो कॉर्ड क्लैम्प्ड क्विकली, मतलब जो कॉर्ड है उसको फटाफट से क्विकली हमें उसे बांध देना है। फिर जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है वो अच्छे से रखनी है, थोड़ी लंबी रखनी है। फिर एयर पैसेज जो है उसमें से हमें जो भी म्यूकस वगैरह कुछ भी हो वो परफेक्टली अच्छी तरह से उसे हमें क्लियर करना है। फिर उसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलना चाहिए बेबी को। फिर उसका टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना है, और रैपिंग वो किस तरह से, तो कि हमें बेबी को अच्छी तरह से रैप करना है अच्छी तरह से स्टेराइल टॉवल से। फिर हमें उसे विटामिन के इंजेक्शंस देने हैं कि जिसकी वजह से उसका जो हेमरेज है, उसका जो ब्लीडिंग हो रहा है वो बंद हो जाए। फिर इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट, अगर बेबी आईसीयू में है तो हम उसकी केयर कौन कौन सी केयर करनी है, तो उसमें मेंटेन बेबी टेम्परेचर, मतलब बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। उस टाइम पे बेबी इस हालत में होता है कि अगर उसको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है और हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें बेबी को इंक्यूबेटर में रखना है कि जिसकी वजह से उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट, तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट में आएगा कि अगर बेबी, हमें वो ध्यान रखना है कि बेबी को एस्फेक्सिया ना हो जाए, और अगर उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसे हम ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में उसे पूरा पाड़ेंगे, और अगर उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो हम उसे वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे। फिर अगर उसे कोई भी प्रिवेंट ऑफ
इन्फेक्शन, मतलब उसे कोई भी इन्फेक्शन ना लग जाए उसके लिए हमें ख्याल रखना है। तो उसके लिए हमें उसका जो एंटीबायोटिक मेडिकेशंस होता है वो हमें एडमिनिस्टर करना है और थ्रू इंट्रावेनसली, हमें इंट्रावेनसली उसमें एंटीबायोटिक ऐड करते रहना है। और उसको जो कुछ भी प्रिकॉशंस रखना पड़े वो हम इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें उसका रखना है। फिर उसमें नर्सिंग केयर बहुत इम्पोर्टेंट है प्री मैच्योर बेबी के टाइम पे, क्योंकि हम उसको किस तरह से खिला सकते हैं, किस तरह से पिला सकते हैं, उसे फीडिंग कैसे कराना है, ड्रॉपर की हेल्प से या बोतल की हेल्प से, वो सब हमें ध्यान रखना है। तो इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग केयर। फिर एडवाइस ऑन डिस्चार्ज, मतलब हमें उसका डिस्चार्ज कब करना है, उसके रिलेटेड हमें उसे क्या एडवाइस देनी है कि जब उसका डिस्चार्ज हो, तो जब वो फेवरेबल कंडीशन में हो कि अब उसे सब कुछ नॉर्मल है तभी हमें उसे डिस्चार्ज देना है। और जब हम उसे डिस्चार्ज दें तब हमें उसे हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, फिर उसका जो बेबी का फीडिंग शेड्यूल है उसके बारे में कहना है। फिर इम्यूनिकेशन, मतलब हम उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं उसके रिलेटेड सब कुछ समझाना है। और मल्टीविटामिन थेरापी उसके बारे में हमें कहना है। अगर आपने बेबी की इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप कर सके उसके रिलेटेड मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। और तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज प्रीमेच्योर बेबी, कॉजेस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीमेच्योर बेबी। और अब अगर प्रीमेच्योर बेबी हो ही गया है तो हम उसकी मैनेजमेंट, उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सके उसके रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अदर मेडिकल फ्रेंड्स को भी ये जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा हैंडल easy homeopathy।